गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पिछले क्लास के कुछ डाउट को क्लियर करेंगे। जैसे शिव कुमार जी का एक क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं से संबंधित है। उन्होंने कमेंट बॉक्स में भी डाला था कि अगर 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री ईस्ट की तरफ अगर कोई जाए तो जैसे हमने बताया था कि यहाँ 1 PM होगा या फिर 11 AM का समय होगा। तो उनको एक डाउट है जिसको बहुत क्लियर किया जाए। अगर कोई व्यक्ति पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है, बहुत सिंपल है, ये सोचने की ज़रूरत है। वर्ल्ड मैप पर भी अगर आप देखिएगा तो जापान जो है पूरब में पड़ता है। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। वहाँ सूरज की किरणें पहले नज़र आती हैं। तो जापान जो है मूल रूप से आप देखिएगा काफ़ी पहले है। तो उस स्थिति में सूरज की किरणें जो है क्रॉस करती हुई पहुँचती है। जैसे क्वेश्चन ये था कि अगर ग्रीनविच या 0 डिग्री पर 12 बजे का दोपहर हो तो 15 डिग्री ईस्ट पर क्या समय हो रहा होगा। तो ये सिंपल सा है, कैलकुलेशन में जैसे बहुत क्लियर होगा आप लोगों कि 4 मिनट, अगर एक देशांतर हम लोग जाते हैं, 1 डिग्री देशांतर जाते हैं तो 15 चौके 15 डिग्री हम क्रॉस कर रहे हैं तो 15 चौके 60 मिनट हम मतलब 1 घंटा जाएंगे। अब ये समझिए कि यहाँ दोपहर है तो उस स्थिति में आपके यहाँ क्या समय हो रहा होगा। जैसे ये समझने की ज़रूरत है कि सूरज जो है ये क्रॉस करके आया है, पूरब की दिशा को क्रॉस करके यहाँ 12 बजे तक आया है। तो ऑब्वियस इधर से पश्चिम की ओर वो ट्रेवल कर रहा है, या उसकी लाइट जो है पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। तो उस कंडीशन में जैसे इसको एक उदाहरण से हम समझाना चाहेंगे। अगर इंडिया या इंग्लैंड का कोई मैच होता है और वो भारत में हो तो जनरल एक थ्योरी जान लीजिए कि 0 डिग्री से भारत 82.5 जो है वो आपको मानक समय है जो नैनी से गुजरता है, और 5.5 घंटे का अंतर आता है जो पिछले क्लास में हमने कैलकुलेट किया था। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर वहाँ पर कोई मैच 9 बजे शुरू हो रहा है, दिन के अगर 9 बजे शुरू हो रहा है तो आपके यहाँ वो मैच आप कितने बजे देख सकते हैं। तो दिन का अगर 9 बज रहा है वहाँ पर तो आप 5.5 घंटा बैक पीछे की ओर जाइए, क्योंकि आपका सूरज जो है पहले आया है। आप पूरब में हैं, आप पूर्वी गोलार्ध में हैं। तो 9 3 12 और 2 2.5 लगभग 2:30 2:30 बजे, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, 2:30 बजे मैच जो होगा इंडिया में आप देख सकते हैं टेलीकास्ट होते हुए। तो आपके यहाँ शाम हो गया है और वहाँ मॉर्निंग टाइम है। ठीक है, अब इसी चीज को ऐसे समझिए, चूंकि वहां दोपहर हो चुका है तो आपके यहाँ की क्या समय होगा। तो उस कंडीशन में चूंकि सूरज जो है क्रॉस कर चुका है और हम 15 डिग्री की बात कर रहे हैं, 1 घंटे का अंतर का हम बात कर रहे हैं। सूरज 12 डिग्री दोपहर मीन्स 0 डिग्री पर है, तो 1 घंटे का जो अंतर आएगा वो यहाँ पर 1 मीन्स 1 PM का होगा, ना कि 11 AM का। 11 AM का कंडीशन जो है वो मूल रूप से इधर नहीं बनेगा, पूर्वी देशांतर की तरफ नहीं बनेगा, वो पश्चिमी देशांतर की ओर बनेगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि क्लियर होगा। वैसे इसमें और भी क्लासेज हैं अभी, जैसे पृथ्वी के घूर्णन गति को लेकर, परिभ्रमण को लेकर क्लासेज आएंगे, तो उसमें हम इस चीज़ को और भी क्लियर करेंगे। और आप लोग सतत लगे रहिए। मे बी कुछ इसमें कमियां हो, लेकिन आप लोग अगर अब मेहनत करते हैं तो आप क्लियर हो सकते हैं इस डाउट को लेकर। एक चीज़ मैं यहाँ पर अपने को करेक्ट करना चाहूँगा, पिछले क्लासेज में जो मेरे दिमाग से मिस कर गया था
देशांतर रेखाओं की जो संख्या मैंने बताई थी वो गलत आया। जैसे 180 डिग्री और 180 डिग्री कॉमन हो जाता है, तो ये दोनों देशांतर जो हैं एक ही रेखा है, तो ये कॉमन हो गया, इसलिए पृथ्वी पर 361 ना होकर 360 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है 0 डिग्री को इंक्लूड करने के बाद। ठीक है, तो ये रहा पिछले क्लास के डाउट्स। अब नए क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं। नए क्लास में आज का जो टॉपिक है मूल रूप से एक ऐसा टॉपिक जिस पर आपने बहुत सारी चीज़ें सुन रखी होंगी, जिसमें आपको लगता होगा कि बहुत सारे नॉलेज है हमारे पास और हमने बहुत सारी चीज़ें इस पर जानी है। उन चीज़ों को समझते हुए, उन चीज़ों को आगे लाते हुए मैं एक टॉपिक को एक बार आपके सामने फ्रेश तरीके से, एक नए तरीके से रखना चाहूँगा, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक को अब आपके डाउट्स जो हैं वो कम से कम रह गए हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा फ्रेंड्स जम्मू और कश्मीर की समस्या। ये टॉपिक करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जैसे मैंने बोला भी था कि मैं करंट अफेयर्स के टॉपिक को भी टच करूंगा, तो मुझे लगा कि एक ऐसी समस्या जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, और इसमें 3 पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको समझाऊंगा आपको। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पॉलिटिकल साइंस के भी विषय है इसमें, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इतिहास के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज्योग्राफी, एबव ऑल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। जम्मू कश्मीर की समस्या एक ऐसी समस्या है जो भारत आज भी एक द्वंद्व के रूप में झेल रहा है और लंबे समय से, और आने वाले समय में भी ये समस्या हल होती नज़र नहीं आ रही है। मैं इन क्लासेज में आपको कुछ सॉल्यूशंस भी बताऊंगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कर सकती है। तो इतिहास से अगर थोड़ा बहुत चीज़ों को लिया जाए तो जैसे 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों ने बहुत रणनीति वाइज देश का डिवीज़न किया, नो डाउट, वो कभी भी आपके पक्ष में तो जा नहीं सकते थे, लेकिन कुछ गलतियां हमारे पॉलिटिकल नेताओं ने भी किया जो क्षम्य नहीं है। क्षम्य इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम किसी को नेता चुनते हैं तो हमें लीड करना चाहिए, उसका नेतृत्व तो सही होना चाहिए, और हमारा हक है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में कि हम उसको ब्लेम कर सकें। हाँ, लेकिन इतिहास में ये होता तो वो होता भी प्रश्न नहीं चलाए जा सकते हैं। अगर फला प्रधानमंत्री होते तो ये होता, फला व्यक्ति होता तो ये होता, तो वो भी आज के समय तो अब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें यथा स्थिति में आपके सामने हैं, वर्तमान स्थिति में वो चीज़ें आप लेते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन इतिहास को जानना चाहिए कि गलतियाँ कहाँ थी, और उन चीज़ों को समझते हुए हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। जम्मू कश्मीर की समस्या को अगर देखा जाए तो आज की ये समस्या नहीं है, ये कहा जा सकता है कि हमारे नेताओं द्वारा बोई गई समस्या है, जिसकी फसल आने वाली पीढ़ी जो है काट रही है और काटेगी, और उसकी भरपाई जो है हम कर रहे हैं, कंटिन्यूअस लगातार तरीके से कर रहे हैं। इस टॉपिक को मैं 2-3 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आर्टिकल 370 के बारे में भी एक अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा, क्या है उसका भविष्य, क्यों उसको लिया गया, क्यों हटाया गया, किसने उसको बनाया था, 35A क्या था, ये सारे एक विस्तार पूर्वक चर्चा होंगे। क्या मोदी गवर्नमेंट से पहले किसी ने इसके विरोध कभी बोला ही नहीं था, तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कशन होगी। खुद नेहरू जी ने और गुलजारी लाल नंदा ने इस पर बात किया था कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए, कोई नई बात नहीं थी, इस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग एक इतिहास को टटोलते हैं, इतिहास के पन्नों को निकालते हैं कि क्या स्थिति थी, और इस क्रम में हम देखेंगे भारत पाकिस्तान के रिश्ते को भी, जो कि कभी सुधरे और कभी बिगड़े। बिगड़ने के मेन चांसेस पाकिस्तान की तरफ से आए, हमने कभी रिश्ते को बिगाड़ने का प्रयास किया नहीं, लेकिन हाँ हमने उन चांस को ग्रेव नहीं किया जो हमको मिले। मेरा ये हार्डली मानना है कि हमारी जो मिलिट्री है वर्ल्ड क्लास की मिलिट्री है, जो हमेशा युद्ध के मैदान में जीतती है, लेकिन जब हमारे नेता राउंड टेबल पर जाते हैं, कॉफ़ी और चाय की चुस्कियाँ एसी के कमरों में लेते हैं, तो वो आपकी मिलिट्री की जीत को हार में बदलकर चले आते हैं, समझौता हारानुमा करके आ जाते हैं। उसका उदाहरण आपके सामने है, चाहे वो 1948 हो, 1965 हो, 1971 हो या 1999,
ये सारी चीज़ें जो हैं आप समझ सकते हैं और इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, जो मूल रूप से आप कह सकते हैं कि इन चीज़ों को, तो ये आपको विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। और आते हैं अब टॉपिक पर। मैप को ध्यान से देखिएगा, उससे पहले नॉलेज को थोड़ा सुन लीजिए। इतिहास में 1947 के बाद की घटनाएं क्या घटी, जब आपके प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एज ए आयरन मैन, लौह पुरुष के रूप में जिनको जाना जाता है, सही में वो लौह पुरुष थे। उनकी बात जो थी कोई काट नहीं सकता था और एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी के साथ वो चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। कभी बहुत ऐसा नहीं था कि देश की चीज़ों को दांव पर लगा दिया, उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा था। जम्मू कश्मीर एक भिन्न समस्या थी और उसका कारण था कि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो हिंदू थे, राजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर का अधिकतर जो मौसली क्षेत्र था वो मूल रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। समस्या यहाँ से आती है। यहाँ समस्या इसलिए क्रिएट होती है कि राजा हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्र, डेमोक्रेसी रूप से अपीचमेंट पॉलिसी, तुष्टीकरण की नीति का एक जगह जो बना हुआ था जम्मू कश्मीर में, और उसका नुकसान आज तक हम देख भी रहे हैं। खैर, राजा हरि सिंह एक अपने को ऑटोनॉमस, एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते थे, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती कही जा सकती है। जूनागढ़ की जो गलती थी, हैदराबाद की जो गलती थी, त्रावणकोर की जो गलती थी, वो उसका लाभ उठाना चाहते थे। उसी क्रम में राजा हरि सिंह ने बोला कि भाई हम ना तो पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं और ना ही भारत के साथ जा रहे हैं, जो कि माउंटबेटन योजना में चीज़ें थी। माउंटबेटन योजना में ये चीज़ें डाली गई थी कि वैसे रजवाड़े जो भारत के साथ जाना चाहते हैं भारत के साथ चले जाएं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या अपने को स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ये तीसरे श्रेणी में अपने को रखना चाहते थे कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। लेकिन उनको पता नहीं था कि जिस स्ट्रेटजी के सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना उस सोच को कभी सर्वाइव नहीं होने देंगे। कारण था मुस्लिम बहुल क्षेत्र का होना। तो ऐसे भी उनका दावा था कि भाई मुस्लिम क्षेत्र है तो हमारे तो वो अंग हो गया। उसी क्रम में जब उन्होंने उनसे बात की गई और उन्होंने कहा कि भाई हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहेंगे, तो उनको समझाया गया बहुत तरीके से, जैसे साम दाम दंड भेद। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर वो नीति अपनाई जिससे कि ये राज्य जो है भारत का अंग बने। लेकिन राजा हरि सिंह अपने जीत पर थे। 1948 में, वैसे तैयारी तो 1947 के बाद ही शुरू हो गई थी, 1948 में कुछ कबायली तो कहना गलत होगा, चूँकि वो पाकिस्तानी मिलिट्री थे जो भेष बदलकर इस पूरे एरिया में भ्रमण करते थे, घूमते थे पाकिस्तान के, और वो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के अंदर वाले इलाके में आने शुरू हो गए। जब एक बड़ी समस्या राजा हरि सिंह के सामने आई तो उनके सामने ये कंडीशन आया कि भाई इंडियन मिलिट्री जो है हमको सपोर्ट करे, लेकिन उसके लिए उनके सामने शर्त रखी गई कि हम तभी सपोर्ट करेंगे जब आप विलय पर या विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। आपका सिग्नेचर होना चाहिए कि आप भारत में विलय करना चाहते हैं। ऑब्वियस ये कोई गलत था भी नहीं, क्योंकि आप अपने को स्वतंत्र भी रखते और हमारी सहायता मिलिट्री के रूप में लेना चाहते थे। उन्होंने, चूंकि प्रेशर इतना बढ़ता जा रहा था, पाकिस्तान की मिलिट्री जो थी बहुत तेजी से आगे की ओर आ रही थी, जिसको बहुत सारे इतिहासकार कबायली कहते हैं, जो कि गलत होगा। वो पाकिस्तान की एक साजिश थी और बहुत ही सुनियोजित साजिश थी। बिना मिलिट्री के कोई भी युद्ध लड़ा ही नहीं जा सकता है। कोई चरवाहा, कबायलाई और कोई भी व्यक्ति युद्ध कर ही नहीं सकता है। उसके पास इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने अत्याधुनिक हथियार कहाँ से आएंगे? तो ये इतिहासों में कहना कि वो कबायली थे, ये बिल्कुल गलत है। जब मिलिट्री अंदर की तरफ प्रवेश कर गई, राजा हरि सिंह ने दूसरा ऑप्शन ना छोड़ते हुए साइन किया। और इस तरह से इतिहास में जो डाउट आते हैं कि क्या भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जम्मू कश्मीर एक कांटा है या जम्मू कश्मीर विवाद है, कोई विवाद नहीं था। बहुत क्लियर था कि विलय पत्र पर भारत के साथ उन्होंने अपने को समाहित किया था। तो इस तरह जम्मू कश्मीर भारत का अंग है और अभिन्न अंग है, जो हमारे नेता लोग एक कटाक्ष के रूप में कहते हैं, लेकिन आज तक बना नहीं पाया अभिन्न अंग। क्योंकि जब भी जम्मू कश्मीर का नक्शा को सही तरीके से देखा जाए तो हर भारतीय का खून खौलता है
कि ये नक्शा क्या ऐसा ही है जैसा हमको बताया जाता है? जब ट्विटर पर, फेसबुक पर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां सोशल मीडिया की इसकी सही नक्शा को दिखाते हैं तो उनका खून खौलता है, वो लोग विरोध दर्ज करते हैं। लेकिन आज तक आपके नेताओं की औकात नहीं हुई कि वो भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर या फिर एक युद्ध में निर्णायक लड़ाई करके कम से कम अपने क्षेत्र को ले ले, जहां से वो लोग आतंकवाद की सप्लाई करते हैं। आपके ही जमीन पर आतंकवाद को पाला जाता है और आपके ही लोगों को मारा जाता है। ये इजराइल के साथ नहीं होता, जो हमास करता है उसका जवाबी जो कार्रवाई होती है वो करंट में आपने देखा होगा इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में। तो हमें कुछ रणनीति चूक के कारण आज भी वो भोगना पड़ रहा है, और इसके लिए मैं सिर्फ अपने नेताओं को गलत नहीं कहता हूं, बल्कि हम भी गलत हैं कि हमने उन नेताओं को चुना क्यों। एपीचमेंट की पॉलिसी, तुष्टीकरण की नीति राजनीतिक पर इतनी हावी है कि क्या राष्ट्र को बलिदान हम कर सकते हैं? पंडित नेहरू ने कहा था जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को लेकर कि ये बंजर क्षेत्र है, तो एक नेता का रिप्लाई था कि क्या बंजर क्षेत्र होने से उस जमीन का महत्व कम हो जाता है? तो आपके सर पर भी तो बाल नहीं है, तो उसको अभी क्या किया जाए? उसको भी कोई यूज नहीं किया जाए? सवाल बहुत सही था। सवाल ये भी उठता है कि क्या बंजर था या इसलिए हम छोड़ दें, हमारी मातृभूमि पर कोई दूसरा आके कब्जा करके रखे? ऐसा विश्व में कहीं नहीं होता है। इस तरह का विवाद आप ग्लेशियर के रूप में भी देख लीजिए, कहीं नहीं है। रसिया के साथ बहुत सारे देशों के बाउंड्री टच करते हैं, चाइना के टच करते हैं, इस तरह का विवाद नहीं है। इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड विवाद नहीं देखने को मिलता है, अमेरिका के साथ देखने को नहीं मिलता है। पता नहीं क्यों अब इसकी एक रणनीति है या वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का एक हिस्सा है जम्मू कश्मीर, जो हो सकता है कि भविष्य में एक युद्ध क्षेत्र के रूप में उभरे। आज भी वो एक क्षेत्र बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि क्यों हमारे नेताओं ने इसको एक हॉट जोन बना के रखा और खुला निमंत्रण दिया विश्व के अन्य देशों को भी यहाँ पर अपनी राय रखने के लिए। ऐसा कभी नहीं होता। विश्व के कई, सियाचिन की समस्या को भी ले लें तो भी आज बना हुआ है, और एक ओपन, एक दरवाजा खोल के रखते हैं कि विश्व के दूसरे देश भी आके बात करें उसके लिए। तो ये एक बड़ी समस्या है। सेचनिया की समस्या जो रसिया के साथ थी, आज तक रसिया ने तीसरे देश को उसमें कभी आमंत्रित नहीं किया, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली देश हो या कोई भी देश। जब दूसरे देशों के साथ हम समस्या को हल करने जाते हैं तो बहुत ओपन माइंडेड होकर जाते हैं और सारी समस्याएं हम अपनी सोच के साथ डेवलप करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की समस्या के अगर सोल्यूशन के रूप में जाते हैं तो विश्व का परिसर इतना ज़्यादा हम पर पड़ता है कि हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। राजा हरि सिंह के विलय पत्र पर साइन होने के बाद जम्मू कश्मीर पूर्णतः आपका हो गया। मतलब इतिहास में ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर किसी अन्य देश का हिस्सा था या अंग्रेजों ने इसको स्वतंत्र करके गए थे, ये भारत का हिस्सा था। और राजा हरि सिंह ने इस पर विलय पत्र पर इस बात को एक मूल रूप से लिखा भी। उसके बाद की चीज़ों को बदलाव के रूप में अगर देखें, चूंकि पॉलिटिकल रूप से जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र था पाकिस्तान से जब निकला या पाकिस्तान से अलग हुआ तो पाकिस्तान तिलमिला कर रह गया। लेकिन उसको एक मौके की तलाश थी कि हम कहीं ना कहीं एक सटीक चाल चले और इस क्षेत्र को डिस्टर्ब करें, इस क्षेत्र को तब परेशान कर पाए जब यहाँ की सरकार जो है एक गलत नीति को यहाँ इंप्लीमेंट कर सके। 1962 चाइना के साथ जो आपका रिलेशन था, ये सबसे बड़ी गलती, नो डाउट। चाइना के साथ हमारी हार हुई थी, आप माने ना माने, स्वीकार करें ना करें, 1962 की हार जो थी भारतीय आर्मी की हार थी। 1962 की जो हार थी पंडित नेहरू को सदमे में लेके गई और आपकी एक फॉरेन पॉलिसी को बैक कर दी। जो पाकिस्तान जैसा देश था वो मौके की तलाश था और 1965 3 साल बाद पाकिस्तान ने एक अटैक किया जो मूल रूप से 1965 के युद्ध के रूप में देखा जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय आपके देश के थे लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। आपकी आर्मी 1948 में जितनी जोश से लड़ी उससे कई गुना ज़्यादा जोश से लड़ी थी 1965 में। आपकी आर्मी लाहौर और इस्लामाबाद के करीब थी। सारी चीज़ें, सर क्रिक एक विवाद है जिस पर हम अगले क्लास में भी चर्चा करेंगे, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद है, गुजरात क्षेत्र का समुद्री इलाका है सर क्रिक का, उस पर भी चर्चा होगी। वो सारे विवाद उस समय लग रहे थे 1965 में कि आपकी मिलिट्री के जोश ने उन सारे विवाद को ठंडे बक्से में डाल दिया है और जम्मू कश्मीर तो हमारा है।
जो एक्चुअल 1948 में आपकी मिलिट्री जो थी एक LOC पर खड़ी हो गई थी। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू यूएनओ के इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाके खड़े हो गए और उन्होंने कहा भाई कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये समस्या को हल करेगा। ये सबसे बड़ी एक भूल थी और उसमें कभी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक सही डिसीजन नहीं दे सकता है, आज भी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो किसी भी स्तर से मान्य नहीं होगा। वो डिसीजन ना तो पाकिस्तान को मान्य होगा और ना ही भारत को मान्य होगा। और फैसला होगा क्या? सवाल तो सबसे बड़ी ये है, अगर क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलता है जो उस समय कहा गया था कि जिसकी आर्मी जहां है वहीं खड़ी हो जाए, तो फिर काहे के लिए आप बोलते हैं विवाद है? फिर आप नक्शा में दिखाइए ना कि ये मेरा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, बाकी तो हम पाकिस्तान को दे रखे हैं। तो ये एक स्पष्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपकी होनी चाहिए। हाँ, खून भी नहीं खोलना चाहिए आपके अपने लोगों का। 1965 के युद्ध में शास्त्री जी की आर्मी या भारतीय मिलिट्री बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन फिर वही बात यहाँ रिपीट मैं करना चाहूँगा कि आपकी मिलिट्री जितनी जोश से लड़ी थी और बैटलफील्ड में उसने धूल चटाया था पाकिस्तानी आर्मी को, जब शास्त्री जी ताशकंद समझौता में गए तो आज तक रहस्य ही बना रह गया उनकी मृत्यु कैसे होगी। इस पर ना तो इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई जवाब है सही, और ना ही वहाँ की गवर्नमेंट के पास, जो कि अब रशियन गवर्नमेंट के रूप में हम देख सकते हैं या ताशकंद सरकार के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये अपने आप में एक विवाद का विषय आज भी बना हुआ है, जो एक रिसर्च का विषय है जिस पर होना चाहिए। शायद ही किसी देश में इस तरह की चीज़ें रहस्यमय बनी रहती हैं। ये अमेरिका में नहीं होता है, ये इजराइल में नहीं होता है, ये रूस में नहीं होता है, ये चाइना में नहीं होता है, सिर्फ हमारे यहाँ होता है कि आपका एक बहुत बड़ा नेता प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मारा गया, दूसरे देश में मारा गया, लेकिन उसका मौत का रहस्य भारतीय जनता को आज तक पता नहीं चला है। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। मैं लोकतंत्र को बुरा नहीं कहता हूं, लेकिन हमको जवाब तो चाहिए अपने सरकारों से कि शास्त्री जी योग्य प्रधानमंत्री थे, फिर भी उनकी मृत्यु बाहर के देश में हुई। कारण तो बताइए। जहर से कारण था तो जहर आया कैसे? हार्ट अटैक हुआ तो अचानक क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि हार्ट अटैक हुआ? एक व्यक्ति जो कि स्वेच्छा से जाता है, सही तरीके से जाता है, और उसका मूल रूप से वहां हार्ट अटैक हो जाता है या जहर हो जाता है, क्या कारण था? खैर, और आगे आते हैं। 1971 एक तीसरा युद्ध जो इंडिया पाकिस्तान के लिए माइलस्टोन, और पाकिस्तान के लिए तो कभी भूलने वाला युद्ध नहीं है। भारत भी नहीं भूलेगा, क्योंकि एक नया देश उदय में आया था, बांग्लादेश। भारत के पूर्व में, जैसे कि इतिहास में एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, जब पाकिस्तान बना तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था। बांग्लादेश जिसको आजकल हम लोग बोल रहे हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था। अब सोचिए, अभी एक पाकिस्तान है तो आपका सरदर्द क्या है? उस समय दो पाकिस्तान थे, इधर से भी खुजली उधर से भी खुजली, तो आपकी समस्या और ज़्यादा बड़ी थी। हाँ, लेकिन उन्होंने एक गलती किया। अब चाहे उनके दिमाग में हो शिया सुन्नी का मुद्दा हो, या फिर वहाँ के जो मूल निवासी थे, जो मुस्लिम वर्ग थे, जो इंडिया से पलायन करके गए थे या फिर वहीं के रह रहे थे, तो यहाँ की मिलिट्री जो थी, पाकिस्तानी मिलिट्री, उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी और उनको अपना मूल निवासी नहीं मानती थी। जिस तरह मोहजिर कौमी मूवमेंट, इंडिया से बहुत सारे मुस्लिम जो पाकिस्तान में जाके रहते हैं, पाकिस्तान आज भी उनको अपने मूल निवासियों का दर्जा नहीं देता है, ना वो ऊंचे पोस्ट पर जा सकते हैं, उनको वो मुसलमान नहीं मानता है। और कहना नहीं चाहिए, भारतीय मुस्लिम कुछ लोग ऐसे अंधभक्त हैं पाकिस्तान के कि लगता है कि वही उनका माई बाप है, जैसे अब्बा है वहाँ पर, उनके अब्बा वहाँ रहते हैं और वो तुमको इज्जत नहीं करता है। खैर, उस टॉपिक को हम छेड़ना नहीं चाहेंगे। उसके बाद जब इसने यहाँ डिस्टर्ब करना शुरू किया पाकिस्तान ने, उस समय आपकी एक सटीक जो भारत की आवश्यकता के अनुसार प्रधानमंत्री थी, वो थी इंदिरा गांधी, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा की उपाधि दी थी। और सही में वो दुर्गा थी। वो अपने जो नेता थे या उनसे अंडर में जो कैबिनेट होता था, उनके सामने वो टेबल पर पैर रख के बैठती थी। एक आक्रोश था, एक जज्बा था, देश के लिए मर मिटने का एक जज्बा। और यही था 1971 की लड़ाई। जैसे सामान्य रूप से हम लोग सुनते हैं कि पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने छेड़छाड़ किया। 1971 ऐसा कोई युद्ध नहीं था। पाकिस्तान ने कुछ बदमाशियां जरूर की थी और उस बदमाशियों का ही नतीजा था कि 1971 में
इंदिरा गांधी ने सभी देशों को लेटर लिखा कि भाई आप पाकिस्तान को समझाइए, नहीं तो फिर हम जवाबी कार्रवाई में चुकेंगे नहीं। 1971 का पीरियड जहां भूखमरी की समस्या, हरित क्रांति अभी जस्ट रफ्तार पकड़ रही थी, गेहूं आपको मिल नहीं रहा था, बहुत भूखमरी थी। उस स्थिति में विश्व के सारे देश सोचे, जो विकसित देश थे और खासकर अमेरिका जैसे देश, कि भाई जहां खाने के लिए नहीं है इंडिया के पास, क्या ये लोग युद्ध के लिए जाएगा पाकिस्तान के साथ? और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान यूएसए को सपोर्ट करता था, यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। तो इस स्थिति में कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा था कि भारत एक युद्ध भी लड़ सकता है। 1965 1962 उसका रिजल्ट था, और उस रिजल्ट में भारत को विशेषकर कुछ फायदा नहीं हुआ। जीतने के बाद भी 1962 तो हम हार ही चुके थे। 1971 में इंदिरा गांधी ने सभी देशों को लेटर लिखा, कोई रिप्लाई नहीं आया। एक विश्व जो था, जो कोल्ड वार की स्थिति में पड़ा हुआ था, एकदम बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में पड़ा रह गया और कोई रिप्लाई नहीं किया। किसी देश ने बिल्कुल एक इच्छा नहीं दिखाई कि हाँ यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस है। खैर, धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने जब देखा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उससे पहले एक चीज मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारी रणनीति जो थी एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में, वर्ल्ड पार्टनर के रूप में रूस हमेशा हमारे साथ रहा है, चाहे वो आज का समय हो या चाहे 1971 का समय हो। रूस के साथ भारत का एक समझौता था कि अगर रूस के किसी क्षेत्र पर अटैक किया गया, कोल्ड वार की स्थिति में थी, शीत युद्ध पर भी मैं एक क्लास लूंगा, उसमें आपको विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की जाएगी। कोल्ड वार की स्थिति में रूस के साथ हमारा एक समझौता था कि अगर रूस पर किसी देश का कब्जा हुआ या किसी देश का आक्रमण हुआ तो उसे भारतीय अटैक माना जाएगा, मींस भारत अपनी जमीन पर अटैक मानेगा। सेम तरह से अगर रूस भारत के साथ इस तरह की चीजें होती है, भारत पर किसी देश ने अटैक किया तो भारत रूस भी मानेगा कि भाई ये हमारी जमीन पर अटैक है और वो सहायता देगा भारत का। ये जो एग्रीमेंट था इंदिरा गांधी के लिए एक प्लस पॉइंट था, और विश्व के सभी देश इस बात को जानते थे कि भारत का साथ सभी देश छोड़ दें। यूएसए तो हमारा साथ उस समय भी नहीं देता, लेकिन रूस जो था, यूएसएसआर, वो हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं था। यह हमारे लिए एक बूस्टर डोज था, और 1971 में इंदिरा गांधी ने आदेश दिया अपनी मिलिट्री को कि वो बांग्लादेश क्रिएट करे, और एक ऐसा युद्ध विश्व इतिहास में आज तक नहीं लड़ा गया जहां डेटा वाइज अगर बात करें तो 99,000 मिलिट्री, वैसे कुछ जगह पर ये 1 लाख मिलता है। विश्व इतिहास उठाकर अगर देखा जाए तो इतना बड़ा मिलिट्री का सरेंडर कहीं नहीं देखने को मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार उठाइए या सेकेंड वर्ल्ड वार उठा के आप देख लीजिए। भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर की थी आपके सामने, लगभग 1 लाख मिलिट्री जो थी अपने हथियार आपके कदमों में, आपकी मिलिट्री के कदमों में डाल के रखी थी। यह हमारी शान थी 1971। अब सवाल ये था कि जब 1 लाख मिलिट्री आपके कदमों पर थी तो समझौता क्या करके आए? शिमला समझौता इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है किन दो देशों के बीच हुआ, किन दो प्रधानमंत्रियों के बीच हुआ, क्या समझौता था, और आज एक माइलस्टोन समझौता उसको माना जाता है, शिमला समझौता को। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या समझौता है? हम आम भाषा के रूप में देखें, आम व्यक्ति के रूप में देखें तो इस तरह से 1971 में जो 1 लाख मिलिट्री हमारे कदमों में थी वो मूल रूप से रिजल्ट नहीं दे पाई। जैसे यहाँ मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, ये मेरा तीसरा रिपीटेशन है इस लाइन का, कि भारतीय मिलिट्री बैटलफील्ड में जीती थी, और एक ऐसी जीत जो वर्ल्ड मिलिट्री कहीं दिखाई नहीं देती है उसके सामने। लेकिन जब हम समझौता करने गए तो उस समझौते में क्या ऐसा प्रेशर था कि हम अपनी जमीन को भी नहीं ले पाए। जहां आज वो आतंकवादी तैयार करता है और हमारे लोगों को मारता है, 2 दिन पहले ही 7 सीआरपीएफ जवानों को घायल किया गया है। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, जब उस तरह के ट्विटर्स या फेसबुक को देखिएगा तो कुछ लोग ऐसे विवाद उठा रहे हैं जैसे आपकी मिलिट्री को घायल नहीं किया है, एक नई चीजों को उसने शुरू कर दिया है। तरस आता है ऐसे लोगों के सोच पर। लेकिन खैर, 1971 में इंदिरा गांधी ने एक बहुत अच्छा काम किया था, वो था पाकिस्तान को तोड़ देना। जो हमारे लिए सिरदर्द था, जो बीच बीच में खुजली करता था, बांग्लादेश को एक नई देश के रूप में, एक वर्ल्ड मैप में एक नया देश आया बांग्लादेश। इस तरह पाकिस्तान जो था अब 2 भागों में ना होकर 1 भागों में रह गया।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन था उस समय के प्रधानमंत्री का, और करेजियस डिसीजन, एक साहसिक फैसला जो शायद आज तक के प्रधानमंत्रियों ने नहीं लिया था उस तरह के फैसले। तो एक बहुत सैल्यूट वाला पोजीशन था, और ये सैल्यूट बनता है इंडियन मिलिट्री के लिए 1971 के वार के लिए। आज भी जब नेशनल म्यूजियम में आप जाइएगा दिल्ली में, तो निजामी का रिवॉल्वर रखा हुआ है और जगजीत सिंह अरोड़ा मूंछ पर ताव देते हुए वो रिवॉल्वर को एक्सेप्ट कर रहा है। ये है सरेंडर पॉलिसी। निजामी ने बोला कि नहीं हम सरेंडर करते हैं, बोला गया कि नहीं लिखित सरेंडर कीजिए, मौखिक सरेंडर नहीं होता है। वो आप देख सकते हैं इतिहास में, कहीं ऐसा नहीं है कि मैं बनाकर या झूठ चीज़ों को बोल रहा हूं। आप मिलिट्री के गुणगान को देख सकते हैं, इंडियन मिलिट्री की वीरता को आप देख सकते हैं, लेकिन हाँ हमारे नेताओं की कायरता को भी देख सकते हैं। जाकर जरूर देखिए इन चीज़ों को कि नेता क्यों हार जाते हैं उन पॉलिसी में। शिमला समझौता में क्यों नहीं हम अपनी जमीन को लेके आए वापस? खैर, क्योंकि सिरदर्द बना रहा था। मुस्लिम अपीचमेंट पॉलिसी रहनी चाहिए थी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स रहनी चाहिए थी। कैसे यहाँ के मुस्लिमों को हम तुष्टीकरण नीति में लाते, आतंकवादी को कैसे क्रिएट कर सकते थे। हमारे ही लोग को पाकिस्तान बरगलाता है जिहाद के नाम पर, और हमारे ही लोग अपने ही लोग को मारते हैं। मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि लड़ने वाला व्यक्ति भी हमारा है और मरने वाला व्यक्ति भी हमारा है। क्या उसने युद्ध का तरीका निकाला यार? मतलब वो ऐसा तरीका अपने से ही अपने को मरवा रहा है। पहले तो हम कहते थे कि वो आतंकवादी है जो पाकिस्तानी अफगानी है, ये समझ में आता था। लेकिन आज की स्थिति आप देख लो, आज की स्थिति आप ही के लोग हैं, घाटी के वो लोग जो एक समय नेहरू अगर पाकिस्तान बोलता था कि भाई यहाँ एक रेफरेंडम हो जाए, मतलब लोग हाथ खड़े करें और बोले कि हाँ भाई हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ, नेहरू छाती ठोक के बोलते थे कि हो जाए, या देश बोलता था, क्योंकि उस समय पता चलता था कि यहाँ के सारे लोग जो थे वो बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। आज हम वो नहीं बोल सकते हैं, गट्स नहीं है, हिम्मत नहीं है। इसका कारण क्या है? 70 साल की गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो आपने वहां धीरे धीरे पॉलिटिकल जहर बोया, उसके पौधे आपकी मिलिट्री काटती है। आप तो घरों में आराम से सोए रहते हैं। राजनेता कहाँ मरते भैया? कौन राजनेता बड़ा मरता है? अगर उसकी बेटी का अपहरण होता है तो उसके लिए आप आतंकवादियों को छोड़ देते हैं, उसके लिए मोटा पैसा भी लेके जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या समझौता करके लाते हैं कि जनता उसमें पिसती रहती है। सीआरपीएफ का जवान मरता है तो उसका घर उजड़ जाता है, उसके आंसू आपको दिखाई नहीं देते हैं। नेताओं के एक एक स्टेटमेंट आता है कि उनको हम करोड़ों रुपया दे। यार तुम अपने पॉकेट से दे रहे हो, तुम अपने जमीन बेच के दे रहे हो, जनता का पैसा है, जनता का ही वापस कर रहे हो। तुम अपने घर को बेच के दो, तब तो समझ में आए कि देश सेवा में तुम लगे हुए हो। समस्या यहाँ है, सोच बदलने की जरूरत है और सवाल पूछने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह अफगानिस्तान में जब रूस की मिलिट्री फंसी थी कोल्ड वार के समय में, और वियतनाम युद्ध में यूएसए की मिलिट्री फंसी थी, वहां के लोग सवाल पूछते थे कि हम वियतनाम में जाके क्यों युद्ध कर रहे हैं, मेरी मिलिट्री की लाशें क्यों आ रही है, मेरा बेटा क्यों मर रहा है, मेरा पति क्यों मरा, किस लिए मरा, किस जमीन की लड़ाई वहां लड़ रहे हैं हम लोग। वो तो सवाल वहां का उनका जायज था। तो क्या हमारा अपना जमीन पर अपनी मिलिट्री जो मर रही है वो सवाल जायज नहीं हो सकता है? क्यों हमारी मिलिट्री मर रही है? हमारे ही जमीन पर वो तैयार करता है जहर और उसी से हमको मार रहा है। सवाल तो पूछना चाहिए। और अब वो समय आ गया है दो टुक जवाब जिसको बोलते हैं, हमारे नेता लोग इसको बोलते थे दो टुक, आर पार की लड़ाई। पार्लियामेंट अटैक याद होगा आपको शायद। पार्लियामेंट पर आज तक विश्व का कोई ऐसा देश नहीं होगा भाइयों और बंधुओं जिसके संसद भवन पर, लोकतंत्र का मंदिर पर अटैक हुआ हो और भारत विश्व को अपने एकदम छाती चौड़ा करके बोलता है कि हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भैया, जनसंख्या हमारे यहाँ है, वोटर हमारे यहाँ है। यार शर्म आनी चाहिए थी उस दिन तुमको, तुम्हारे नेताओं को। चूल भर पानी कहीं मिलता तो डूब मरते। क्यों उस दिन तुम लोकतंत्र नहीं थे? जब तुम्हारे लोग मारे गए वो तो गौरव मनाइए, वो तो एक गुणगान कीजिए आपकी मिलिट्री की, आपकी सुरक्षा बलों की, जो आपको बंद करके सुरक्षित रह लिए। नहीं तो मैं तो पर्सनली मानता हूं ये दो चार नेता मर ही जाने चाहिए थे उसमें, कम से कम ये कचरा तो साफ हो जाता। मेंटेलिटी जो ये लोग बना के रखे हुए विश्व में या भारत की एक छवि के रूप में, किसी भी नेता को आज कोई अच्छा नहीं कहता। त्याग के लिए हम आप लोगों को चुनते हैं भैया,
त्याग कीजिए जनता के लिए, देश के लिए। और जनता के लिए भी जरूरत नहीं है, देश के लिए कीजिए ना थोड़ा बहुत त्याग, वैसे ही आप अच्छे हो जाइएगा हमारी नज़रों में। तो वो तो आप में है नहीं, और नेतागिरी शुरू करते हैं, जात के नाम पर, पात के नाम पर, पता नहीं धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, वोट हमसे चाहिए और हम ही को मरवाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है इन चीज़ों को समझने के लिए। दोस्तों मैं थोड़ा एग्रेसिव होकर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं खून खौल जाता है। जम्मू कश्मीर की जब समस्या और नक्शा को मैं देखता हूँ तो मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो अगर मेरी बात थोड़ी सी आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं उसके लिए सॉरी नहीं हूँ भैया। मुझे लगता है कि नहीं, ये चीज़ जो है बदलनी चाहिए। जो हम नक्शा हम देख रहे हैं वह हमारी पीढ़ी नहीं देखे, या तो हमको वही नक्शा दिखाओ जो मेरे पास है। ऐसा होता है क्या कि बगल वाला खेत मेरा जोत रहा है, हम छोड़ देंगे उसको, हम बटैया दे के रखें क्या उसको? ऐसा कभी नहीं होता है यार। एक बीता खेत हम वो कहा जाता है लोकल लेंगे मेड़, खेत का मेड़ हमने टेढ़ा देख लेते हैं, खून खौल जाता है, कुदाल लेके उसको सीधा करने लगते हैं। एक बीता का मेड़ नहीं छोड़ते हैं जहां हमको कुछ फायदा नहीं है, और यहां हम हजारों किलोमीटर का क्षेत्र दे के रखें यार तुम आतंकवादी पालो। चाइना को भी इधर अक्साई चाइना, सारे डिप्लोमेटिक पॉलिसी कहां है आपके? किस बात पर इतराते रहते हो? तो ब्लेम करने की जरूरत है, क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा और ये टॉपिक कंटिन्यू अभी रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत सारी चीजें आनी है, बहुत सारी चीजें नॉलेज के रूप में भी, मैप वर्क के रूप में भी, और आर्टिकल 370 के रूप में। तो मित्रों कल मैं इस पर और चर्चा करता हूं। डेट्स ऑल।